नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नोटों से भरी 4 अर्धजलिक बोरियां मिली। जज के घर सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा। छात्रों के सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी के घर में चला बुलडोजर। ओडिशा के कई जिलों में मिले सोने के भंडार। मुस्लिम आरक्षण को संसद में जबरदस्त हंगामा। हाथियों के आतंक से लोग परेशान। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 15 करोड़ कैश को लेकर विवादों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की। जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके स्थानांतरण की सिफारिशें की थी। वहीं इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। दिल्ली स्थित आवास में आग बुझाने के दौरान दमकल और पुलिस को बड़े पैमाने पर अर्धजले नोट बरामद किए गए। ये घटना 14 मार्च की है, जब लुटियंस दिल्ली के पोश इलाके में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने भारी नकदी बरामद की थी। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भारतीय मुद्रा नोटों से भरी 4 से 5 अर्धजली बोरियां मिलने की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। हालांकि इस मामले में यशवंत वर्मा ने उन्होंने दावा किया है कि उनके घर के स्टोर रूम में न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी नकदी रखी। अब बात करते हैं सांसदों की। गरीब लोगों का भला हो न हो, लेकिन केंद्र सरकार ने देश के पहले से ही अमीर सांसदों का भला जरूर कर दिया है। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भर्ती की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच बढ़ रहे आत्महत्याओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रविंदर भट्ट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स शैक्षणिक संस्थानों आईआईएम, एम्स, आईआईटी, एनआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों में जातिगत प्रताड़ना के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दिल्ली आईआईटी के 2 छात्रों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2023 में एमसी एसटी समुदाय के 2 आईआईटी दिल्ली के छात्रों की मौत की जांच का आदेश भी दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबोधित 2 छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था। इन छात्रों की मौत आईआईटी दिल्ली में हुई थी। छात्रों के माता-पिता ने अपनी याचिका में एफआईआर दर्ज करने और एक केंद्रीय एजेंसी से इन मौतों की जांच की मांग की थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया था। अब बात करते हैं नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के मकान के अवैध हिस्से को नगर निगम अधिकारियों ने कल ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खान पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता खान इन 100 से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले नागपुर नगर निगम ने खान को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें विभिन्न खामियों और भवन योजना की मंजूरी न मिलने का हवाला दिया गया था। खान फिलहाल जेल में बंद है। ये हिंसा 17 मार्च को तब भड़की जब अफवाह फैली कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक शिलालेखों वाली एक चादर कथित रूप से जला दी गई।
अगली अच्छी खबर ओडिशा से आ रही है। ओडिशा जल्द ही भारत के सोने के खनन उद्योग में बड़ा नाम बन सकता है। राज्य के कई जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं, जिससे ये क्षेत्र तेजी से खनन के लिए तैयार हो रहा है। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सोने की खोज से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सुंदरगढ़, नबरंगपुर, अंगुल और कोरापुट जिलों में सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा मलकानगिरी, सबलनपुर और बौद्ध जिले में भी सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इन खोजों से ओडिशा को भारत के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। मयूरभंज जिले में भी सोने के कई स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें जशीपुर, सूर्यागुडा, रुवांसी, इडेलकुचा, मारेदही, सुलेतपत और बादाम पहाड़ शामिल हैं। इसमें पहले देवगढ़ जिले के आदास रामपल्ली क्षेत्र में तांबे की खोज के दौरान सोने का पता चला था। क्योंझर जिले के गोपुर, गाजीपुर, मंकड़चुआ, सालेकाना और दिमिरक मुंडा क्षेत्रों में भी सोने की खोज जारी है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में कल भारी हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया तो भारी हंगामा हुआ। रिजिजू ने कहा कि डीके शिव कुमार ने संविधान में बदलाव की बात की, जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कहा कि बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साउथ में मुस्लिम धर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण का प्रावधान किया था। जेपी नड्डा ने इसे ऑथेंटिक किया है और कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने वहां के सदन में कहा कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदलेंगे और ये लोग संविधान के बड़े रक्षक बनते हैं। वह संविधान की ध्वजा उड़ाने का काम किया गया है। विपक्ष के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। अंत में बात करते हैं हाथियों के आतंक की। आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों को अपने गांव पर हाथियों के हमले का डर सता रहा है। हालांकि अधिकारियों ने पहले हाथियों को ओडिशा वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन गजा शुरू किया था, लेकिन एक हाथी की मौत के बाद ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया। यहाँ तक कि एक झुंड को विशाखापट्टनम चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने की योजना भी कई कारणों से रद्द कर दी गई। 6 साल पहले हाथियों का एक झुंड कोमरदा मंडल में घुस आया था और वहीं रुक गया था। कुरुम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे 8 हाथियों में से 4 की मौत हो गई थी और एक अलग हो गया। इस समय हाथी एक साथ झुंड में घूमते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। अब तक हाथियों के हमलों में 11 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग की सारी योजनाएं निष्फल हो रही हैं, जिससे लोग भारी नाराज हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।